आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान की फर्स्ट यूनिट सजीव जगत की विविधता के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले सजीव या जीवित ये क्या है इसे समझते हैं। संसार की सभी सजीव वस्तुओं को जीव या जीवधारी अर्थात ऑर्गेनिज्म कहा जा सकता है। ये प्रकृति की ऐसी रचनाएं हैं जिनमें वृद्धि, जनन, उपापचय, अनुकूलन आदि की स्वाभाविक क्षमता होती है। जीवधारियों के अनेक लक्षण हैं जिनसे हम इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहला लक्षण है जीवन चक्र अर्थात लाइफ साइकिल। किसी भी जीवधारी के द्वारा जन्म लेकर विभिन्न अवस्थाओं के बाद अंत में वृद्धावस्था में पहुंचकर उसकी मृत्यु हो जाती है और इस पूरे घटना चक्र को उसका जीवन चक्र कहते हैं। ये केवल सजीवों में मिलता है। कोशिकाओं में भरा हुआ जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है जो जीवन को प्रदर्शित करता है। सभी जीवित जीवधारियों की कोशिकाओं में निरंतर भौतिक और रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। यह लक्षण भी सजीवों का है। सजीवों में श्वसन होता है। ये पोषण प्रदर्शित करते हैं। इनमें वृद्धि होती है। ये प्रजनन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। इनमें अनावश्यक उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जन की क्रिया द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। जीव विज्ञान जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 1802 में लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान के अंतर्गत जितने भी प्रकार के संसार में जीवधारी हैं उन सभी का स्टडी किया जाता है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को जंतु विज्ञान और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत सभी प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान में सभी प्रकार के पेड़ पौधों का स्टडी किया जाता है। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में सभी जीवों को दो भागों में बांटा गया, जंतु और पादप। अब इनको आसानी से पहचानने के लिए हम इनमें कुछ अंतर को पढ़ते हैं। जैसे कि पौधों में कुछ विशेष स्थानों पर ही वृद्धि होती है जहाँ पर विभज्य उत्की ऊतक होते हैं, जबकि जंतुओं में शरीर के सभी अंगों में एक साथ वृद्धि होती है। पौधों की कोशिकाओं में सेलुलोज युक्त कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतुओं में इस तरह की कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अधिकांश पौधों में क्लोरोफिल होता है जिससे वे प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना लेते हैं, जबकि जंतुओं में क्लोरोफिल का अभाव होता है और इसीलिए जंतु परपोषी होते हैं। पौधों की विभिन्न भागों जैसे पत्तियां, तना, पुष्प आदि में गति होती है, किंतु अधिकांश जंतुओं में गति के साथ साथ वे अपने पूरे शरीर का स्थानांतरण कर सकते हैं जिसे हम गमन कहते हैं। अब हम कुछ प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और उनके योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर SR कश्यप की, जिन्हें भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का पिता या फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है। इनका जन्म 1882 में पंजाब में हुआ। ये भारतीय वानस्पतिक संस्था अर्थात इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी के प्रथम सचिव थे। 1932 में इन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सभापति नियुक्त किया गया। इन्होंने ब्रायोफाइट्स के कुछ नए वंश और अनेक नई जातियों की खोज की। अब हम पढ़ेंगे प्रोफेसर बीरबल साहनी के बारे में। इनका जन्म 1891 में पंजाब में हुआ। इन्हें भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इन्हीं के प्रयासों से 1946 में लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी की स्थापना की गई। अब हैं डॉक्टर KC मेहता। इनका जन्म 1892 में अमृतसर में हुआ। इन्हें पादप रोग विज्ञान अर्थात प्लांट पैथोलॉजी का विशेषज्ञ माना जाता है। इन्होंने भारत में गेहूं के काले कीट रोग के बारे में अध्ययन किया। 1939 में भारतीय वानस्पतिक संस्था के ये सभापति रहे। अब हैं प्रोफेसर P महेश्वरी अर्थात पंचानन महेश्वरी। इन्हें भ्रूण विज्ञान अर्थात एम्ब्रियोलॉजी का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 1904 में जयपुर में हुआ।
1951 में भारतीय वानस्पतिक संस्था के ये अध्यक्ष रहे। एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 1925 में तमिलनाडु में हुआ। इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से भी जाना जाता है। 1952 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1966 में एम.एस. स्वामीनाथन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक बने। इन्होंने कृषि से संबंधित अनेक शोध किए और भारत में फसलों की उपज बढ़ाने के लिए किसानों की मदद की। इनके प्रयासों से ही भारत में हरित क्रांति संभव हुई। 1980 में इन्हें योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, योजना आयोग का सदस्य बनाया गया। इन्होंने अनेक नई पादप जातियों को विकसित किया, जैसे सोनारा 64, पूसा लेरमा K68, मालविका, सोनालिका, सरबती सोनारा व कल्याण सोना आदि। इन्हें 1972 में पद्मश्री तथा 1986 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अब जानते हैं M.O.P. आयंगर जी के बारे में। इनका जन्म 15 दिसंबर 1886 को चेन्नई में हुआ। इन्होंने अपना पूरा जीवन विभिन्न प्रकार की शैवालों की खोजों में लगाया, इसीलिए इन्हें आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एल्गोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जीवों में विविधता की संकल्पना के बारे में। इस संसार में लाखों प्रकार के जीवधारी मौजूद हैं, जिनमें स्पष्ट भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। जीवधारियों के बीच पाई जाने वाली इस भिन्नता को हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब तक लगभग 17 से 18 लाख प्रकार के जीवों का पता लगा लिया गया है, जिनमें सबसे अधिक संख्या कीटों की है। इस तालिका के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जीवों की संख्या पृथ्वी पर मौजूद है। जीव विज्ञान का क्षेत्र एवं शाखाएं। इसमें हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में और उसमें किस तरह से अध्ययन किया जाता है। सबसे पहली शाखा है आकृति विज्ञान, जिसे बाह्य आकारिकी अर्थात एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। इसमें जीवधारी की बाह्य रचना का अध्ययन किया जाता है। दूसरी शाखा है शारीरिकी अर्थात एनाटॉमी। इसमें जीवधारी का विच्छेदन करके उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ऊतक विज्ञान या औतकी, जिसे हिस्टोलॉजी कहेंगे, इसमें विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका की समस्त जानकारी का अध्ययन करते हैं। केंद्रक विज्ञान अर्थात कैरियोलॉजी में केंद्रक से संबंधित रचनाओं और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतुओं की समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन शरीर क्रिया विज्ञान अर्थात फिजियोलॉजी में करते हैं। जीवधारियों में विभिन्न लक्षणों के आधार पर उनके वर्गीकरण का अध्ययन वर्गीकी अर्थात टैक्सोनॉमी में किया जाता है। जीवों पर वातावरण के प्रभाव और उनके आपसी संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी में किया जाता है। जैव भूगोल अर्थात बायोजियोग्राफी के अंतर्गत भूमंडल के विभिन्न भागों में जंतुओं और पौधों के वितरण तथा उनके कारणों का अध्ययन करते हैं। वंशागति के सिद्धांतों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स कहते हैं। अब हम पौधों से संबंधित कुछ शाखाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहली है सब्जियों या कृषि से संबंधित ऑलरीकल्चर। इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर या फॉरेस्ट्री के अंतर्गत वनों के विकास और उनकी देखरेख का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों की आयु जानने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें एनुअल रिंग को गिनकर पौधे की आयु की गणना की जाती है। वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत सजावटी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी घास विज्ञान, इसमें घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान शाखा में फसलों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत
पुष्प एवं फल देने वाले वृक्षों और बगीचों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी अर्थात मृदा विज्ञान, इसमें मृदा के निर्माण, मृदा के प्रकार से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी, जिसे हम जीवाणु विज्ञान भी कह सकते हैं, इसमें जीवाणुओं का स्टडी किया जाएगा। लाइकेन विज्ञान अर्थात लाइकेनोलॉजी में लाइकेन का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी, कवक विज्ञान में कवकों का अध्ययन किया जाता है। एल्गोलॉजी अर्थात शैवाल विज्ञान में शैवालों का स्टडी करेंगे। ब्रायोलॉजी के अंतर्गत ब्रायोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। मानव जाति वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आदिमानव तथा पौधों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स का स्टडी किया जाता है। अब जीव विज्ञान की उन शाखाओं के बारे में जानते हैं जो केवल जंतुओं से संबंधित हैं, जैसे कि क्रेनियोलॉजी, इसका संबंध करोटी के अध्ययन से है। न्यूरोलॉजी तंत्रिकाओं के अध्ययन से संबंधित है। मायोलॉजी पेशियों से संबंधित है। हीमेटोलॉजी रुधिर और रुधिर के रोगों से संबंधित है। ऑस्टियोलॉजी कंकाल तंत्र से संबंधित है। एंजियोलॉजी परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। ओडोंटोलॉजी दांतों से संबंधित है। ऑर्गेनोलॉजी अंगों के अध्ययन से संबंधित है। सिंडेस्मोलॉजी कंकाल संधियों और स्नायु से संबंधित है। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित। टेक्टोलॉजी शरीर के संरचनात्मक संगठन का अध्ययन किया जाता है इसमें। कॉन्ड्रोलॉजी उपास्थियों के अध्ययन से संबंधित है। और डर्मेटोलॉजी त्वचा तथा इससे संबंधित रोगों से